देश की 50% पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं, इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में लगा के रखी है। उस आदिवासी क्षेत्र में जहाँ के लोगों के बदन पे कपड़े नहीं है, रहने को घास की झोपड़ी है, उसके खाने के वांदे है, उस गरीब आदिवासी के घर के बाजू में AK-47 लेकर लोग वहां पे मिलिट्री खड़ी है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वहां की जमीन का उत्खनन करना। पिछले 2014 से लेकर 2026 तक एक एक्ट है जिसको फॉरेस्ट एक्ट बोलते हैं, 2006 का, 2006 का वन अधिकार कानून। उस कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि आदिवासियों को वनी जमीन मिलना चाहिए, वन अधिकार के पट्टे मिलना चाहिए। वो 14 साल के कानून में इन्होंने आदिवासियों को जितनी जमीन नहीं दी है, उससे डबल जमीन इन्होंने ये कर लिया है, एक्वायर कर लिया, उनसे छीन ली गई है। और आदिवासियों के पास जंगल के अलावा सर्वाइवल का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरा नाम सतीश पेन्नाम है। पीछे देखो, थोड़ी आवाज ज्यादा गूंज रही है। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं और हम लोग पिछले 25 साल से जमीन पे काम कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में और किसानों में। हमारा जो संगठन है बिरसा ब्रिगेड, ये भारत के 12 राज्यों में एक्टिव है और उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा एक्टिव है जहाँ जिनको आप लोग दुर्गम एरिया बोलते हैं, जिनको आप पिछड़ा एरिया बोलते हैं देश का, उस क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं। और अभी एक नया टैग मिला है उन क्षेत्रों को, नक्सलग्रस्त क्षेत्र। वो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में भी आदिवासियों में एक डेमोक्रेटिक आंदोलन, एक लोकतांत्रिक आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, लोकतांत्रिक जागृति का आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। साथियों, इस देश में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि 5th और 6th शेड्यूल, 5वीं अनुसूची जो संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है, और 6वीं अनुसूची जिसको 6th शेड्यूल बोलते हैं। 6th शेड्यूल का एरिया पूरा नॉर्थ ईस्ट होता है, जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं आप लोग, और 5th शेड्यूल का एरिया यानी सेंट्रल इंडिया होता है। वो सेंट्रल इंडिया को, वो एरिया जो जहां आदिवासी निवास करते हैं, उस एरिया को भारत स्वतंत्र होने के पहले से उसको स्वायत्त एरिया घोषित किया गया था, यानी ऑटोनोमस एरिया। वहां आदिवासियों की रूढ़ी परंपरा और उनके अधिकारों का स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, संविधान के अंतर्गत संविधान। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और वो क्षेत्रों में अपने देश का सबसे बड़ा वो हेरिटेज क्षेत्र है। हजारों साल से वहां पर संघर्ष चला है जमीनों के लिए, हजारों लोग मारे गए हैं उस एरिया में। और उस क्षेत्र को उस वक्त, यानी भारत की आजादी के पूर्व में, अंग्रेजों ने भी उस क्षेत्र को हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया है साथियों। और वो क्षेत्र में आज इनकी नजर है। गवर्नमेंट ने पूरे कॉर्पोरेट्स को वहां पर उतार दिए हैं, और कॉर्पोरेट्स को उतार के, यानी कैसा, जिस तरीके से किसानों में कॉर्पोरेट्स की हिस्सेदारी की है, यानी जो किसानों की अर्थव्यवस्था थी उसमें इंटरवेंशन करवाया गया, उसमें घुसपैठ करवाई गई। और वो अर्थव्यवस्था में, किसानों की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भागीदारी उस वर्ग को जाती है जो किसान ही नहीं है, वो कॉर्पोरेट्स है। वैसे ही आदिवासियों के द्वारा बचाई गई जमीन, जिस पर हजारों साल से हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे पूर्वजों की जमीन, बिगर हमसे, हमारी परमिशन के, बिगर ग्राम सभा के परमिशन के, ऐसे कई साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट में। समता का जजमेंट है, उड़ीसा का जजमेंट है, ऐसे कई जजमेंट्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है और उनको प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासीज आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया एंड दे शुड गेट द रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो जो उनके विशेष अधिकार है आदिवासियों के, उन विशेष अधिकारों के क्षेत्र पर गवर्नमेंट एक तरीके से अटैक कर रही है। गवर्नमेंट अटैक कर रही है
ये एक अलग टाइप का लग रहा है कि एक आदिवासी और गवर्नमेंट के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, ऐसा महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, देश की 50%, ये मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं, देश की 50% पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं, इन्होंने आदिवासी क्षेत्र में लगा के रखी है। उस आदिवासी क्षेत्र में जहां के लोगों के बदन पे कपड़े नहीं है, रहने को घास की झोपड़ी है, उसके खाने के वांदे हैं, उस गरीब आदिवासी के घर के बाजू में AK-47 लेकर लोग वहां पे मिलिट्री खड़ी है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वहां की जमीन का उत्खनन करना। चाहे सुरजागढ़ का इश्यू हो, चाहे बस्तर का इश्यू, आपने देखा है बस्तर में उस जंगल के क्या हाल हुए। सबके सामने वो जंगल, 1 लाख पेड़ तोड़े गए हैं। उधर आप अभी राजस्थान में देख रहे हैं, इसके पहले गुजरात में भी वही हाल आपके सामने आए हैं, तेलंगाना में भी वही हाल है। तो वहां के आदिवासी विस्थापन का, और उसको विस्थापन नहीं बोलते हैं कि आप उनको हटा के कोई जमीन देंगे, ऐसा भी इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं किया। पिछले 2014 से लेकर 2026 तक एक एक्ट है जिसको फॉरेस्ट एक्ट बोलते हैं, 2006 का, 2006 का वन अधिकार कानून। उस कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि आदिवासियों को वनी जमीन मिलना चाहिए, वन अधिकार के पट्टे मिलना चाहिए। वो 14 साल के कानून में इन्होंने आदिवासियों को जितनी जमीन नहीं दी है, उससे डबल जमीन इन्होंने ये कर लिया है, एक्वायर कर लिया, उनसे छीन ली गई है। और आदिवासियों के पास जंगल के अलावा सर्वाइवल का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस तरीके से ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पोस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी जिसको हम लोग किसान बोलते हैं, और प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटी जिसको आदिवासी बोलते हैं, उन दोनों का गठबंधन है। किसान का भी संबंध, उसका भी जीवन जमीन से जुड़ा हुआ है, और आदिवासियों का भी जीवन जमीन से जुड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जो सिंधु संस्कृति की परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो आज हमारे सामने किसान या खेती का जो तत्वज्ञान आप लोग देख रहे हैं, जो खेती का साइंस देख रहे हैं, इसको भी कल्चर ही बोला गया है, इसको एग्रीकल्चर बोला गया है। और आदिवासी भी नॉन रिलीजियस पीपल है, वो भी सांस्कृतिक समाज है। तो ये सांस्कृतिक समाज में रहने वाले लोगों का, जिनको श्रमिक संस्कृति के लोग बोलते हैं, एक किसान और आदिवासी, इन दोनों का कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है, इनका गठबंधन कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों समाज, किसान अभी अभी आजादी के कुछ अभी जस्ट आप लोग मान लेते हैं 1991 के बाद से इस देश में रिलीजियस बातों को सामने लाकर, धार्मिक बातों को सामने लाकर, बुनियादी मुद्दों से उनका हाथ हटा दिया गया है। किसान के सामने जहां उसकी जमीन, उसका जंगल, उसका जीवन बहुत इंपॉर्टेंस रहता था, उससे वो जिया रहता था और उन प्रश्नों के लिए वो लड़ता था, उसके सामने धर्म नाम की एक ऐसी संकल्पना खड़ी कर दी कि वो कंफ्यूज हो गया है। यही प्रैक्टिस आदिवासियों में भी चालू है। तो ये जो है, ये सांस्कृतिक सामाजिक समाजवादी जीवन जीने वाले लोग हैं। और ये ऐसे वर्गों का, ये हम लोगों ने ये किया कि भाई क्यों ना हम उस किसान आंदोलन को हम लोगों ने देखा जो 2002 का है, 2024 का, 22 का, और आज जो किसान आंदोलन में जो हम लोगों ने मजबूती देखी है। भले किसान आंदोलनों का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया होगा, उनका वर्गीकरण हो गया होगा, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आदिवासी किसानों से जुड़ने के बाद पूरे देश का एक केंद्रीकरण होगा। देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशन किसानों के साथ और आदिवासियों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये अगर इस देश का किसान खत्म हो गया, इस देश का आदिवासी खत्म हो गया, तो आप ये मान लीजिए वास्तविक भारत खत्म हो गया। जिस भारत की ये लोग बात कर रहे हैं, ये किसान आदिवासी मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। जो आदमी यहां पर प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है, वो आदमी कभी आत्महत्या कर सकता है क्या?
वर्ल्ड के किसी देश में किसान आत्महत्या करता है क्या? उससे भी बुरे हाल आदिवासियों के साथियों। वो जिंदा रहने के लिए अपना ब्लड बेचते हैं। बड़े बड़े ब्लड कैंप्स होते हैं उन क्षेत्रों में जो कुपोषित क्षेत्र है, जिसको मॉल न्यूट्रिशन बोलते हैं आप लोग, जिनको खाने को नहीं है, उन क्षेत्रों में ब्लड बैंक के कैंप्स होते हैं और उनका खून वो लोग हर महीने में 2-3 महीने में बेचारे बेच देते हैं और उनके खून को इंटरनेशनल मार्केट में ये लोग बेचते हैं, क्योंकि उनके खून में रेजिस्टेंस पावर ज्यादा रहता है आदिवासियों के खून। उसको इंटरनेशनल मार्केट का बिजनेस बना दिया इन्होंने, और वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसको जिंदा रहना है। अपने बाल बच्चों के लिए वो राशन ला लेता है क्योंकि उसको रिसोर्स उसके पास कुछ भी नहीं है। यानी डॉक्टर बोलता है, आप सुनते होंगे, कि आप खाना खाओगे तो खून बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है आदिवासियों को जिंदा रहना है तो खून देना पड़ेगा आपको। इस टाइप की सिचुएशन पूरे देश में आदिवासियों की है। ऐसी बुरी सिचुएशन से आदिवासी गुजर रहे हैं। इसके पहले 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल लाया जिसको वन संवर्धन संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत आदिवासियों की जितनी जमीनें हैं जंगल से जुड़ी हुई, उन जमीनों को कॉरपोरेट्स को देने का इन्होंने उसमें डायरेक्ट प्रावधान कर दिया था और आदिवासियों के जो स्पेशल राइट्स है उसको इग्नोर कर दिया था। यहां तक कि इस देश के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ था। हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल किए, एडवोकेट मलिक साहब इनके सहयोग से आज वो पिटीशन को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे किया। ऐसे कई अलग बातें हैं साथियों। जो नक्सलवादी आंदोलन चला है वो अलग चीज है, लेकिन पूरे आदिवासियों को नक्सलवादी बनाने का भी षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। हम मानते हैं कि नक्सलवादी आदिवासी हो सकता है, लेकिन आदिवासी नक्सलवादी कैसे हो सकता है, इस पर हमारी प्रॉब्लम है। अगर हमारा कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन होता है तो उसको उसी ट्रैक पे ये लोग खड़े कर देते हैं। उस क्षेत्र में आप जाइए, गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़, ये बेल्ट पे आप लोग जाइए, आपको ऐसा महसूस होगा कि वहां का नागरिक इतना डरा हुआ है कि वो डेमोक्रेटिक आंदोलन करने से भी डरता है, बात करने से डरते हैं। ग्राम सभा के लोगों को बंद कर देते हैं रूम में और उनकी साइन ले लेते हैं, एनओसीज ले लेते हैं। ये वास्तविकता है। हमने मलिक साहब को एक एक जगह लेके गए, सुरजागढ़ लेके गए, उनको डेप्थ एरिया में लेके गए, बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज में भी लेके गए और उनको वहाँ की सिचुएशन दिखाई। हम इस उद्देश्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं कि किसान भाई जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी है। हम किसी कॉरपोरेट के नेताओं से बात नहीं कर सकते, हम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बात नहीं कर सकते, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखते हैं। और उस उम्मीद को हम लोग ऐसा लगता है कि भाई यहाँ के लोग, यहाँ का किसान अगर यहाँ पर आदिवासियों के साथ में है तो मेरे ख्याल से मेरे जनरेशन का पहला कोई आदमी होगा जो दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है। हमको दिल्ली आना बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। हम हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, हमारे लोग लोअर कोर्ट तक नहीं जा सकते। तो ये जो हम चाहते हैं, जो मदद आप लोगों से चाहते हैं, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों की एक हम लोग हमारी एक बैकबोन उनको बनाना चाहते हैं, उनको साथ में लेकर, क्योंकि दोनों एक ही कल्चर के लोग हैं, दोनों का खून और डीएनए एक ही है। ये मोहनजोदारो हड़प्पा के वारिस है, जो सही में जमीन पर काम करते हैं, जो किसानी करते हैं, वो उसी संस्कृति के लोग हैं। ये एक श्रमिक संस्कृति और गैर श्रमिक संस्कृति के बीच का संघर्ष है साथियों। ये सांस्कृतिक समाजवाद और जो साम्राज्यवादी धर्मवादी लोग हैं उनके बीच का ये संघर्ष है। जो लोग इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भरोसे जिंदा रहना चाहते हैं, और जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके बीच का संघर्ष है। ये जिंदा रहने का संघर्ष है साथियों। इट इज द लास्ट बैटल। ये आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी द्वारा, आदिवासियों की अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए किया जा रहा अंतिम संघर्ष है। और इस संघर्ष में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, आप लोगों तक बड़ी उम्मीद से हम लोग आपके बीच में आए।
जो सिचुएशन आप लोग पूरे देश में देख रहे हैं, ये बहुत सेंसिटिव है। आपकी जमीन नहीं रहेगी, आपका पर्यावरण नहीं रहेगा। जल जमीन जंगल की जरूरत तो पूरे देश को है, और इसके लिए लड़ रहा आदिवासी खुलेआम उसको लड़ रहा है, मर रहा है। आप खुलेआम देख रहे हो, ये संघर्ष आप समझ सकते हो। साथियों, 1,70,000 हेक्टेयर ऑफिशियली इन्होंने जमीन एक्वायर करके वहां पे माइनिंग का काम शुरू कर दिया। 1,70,000 हेक्टेयर, नॉट ए जोक। जितनी जमीन आदिवासियों को दिए नहीं होंगे, उससे डबल ट्रिपल जमीन इन्होंने ले ली है। यही हाल किसानों की भी होने वाले है। किसानों की भी जमीन को ये इसी तरीके से एक्वायर करेंगे। पहले आदिवासी मरेगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में किसान है। ये दो वर्गीय है इस देश में, जिसको आप लोग श्रमिक संस्कृति के वारिस कह सकते हैं, आप सिंधु संस्कृति के वारिस कह सकते हैं, मूल भारतीय संस्कृति के वारिस कह सकते हैं। ये वो लोग हैं। हम लोग आखिरी कतार में खड़े हैं और आप लोगों के बीच में आए हैं इसी भावना से कि इस सेंसिटिविटी को आप लोग समझेंगे और इसके लिए कोई रास्ता मिलजुल के हम लोग निकालेंगे, ताकि आप भी बचे और हम भी बचे। इस उम्मीद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई है। थैंक यू।